वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, जहां पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय मंत्री से हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के अब अनुमय अनुदान को लेकर 20% से बढ़ाकर 40% किए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायतित एवं सहकारिता द्वारा अनुदानित कंपोनेंट 1 के तहत राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना संचालित की जा रही है। राज्य में सहकारी क्षेत्र में गठित कई सहकारी संस्थाओं को व्यावसायिक रूप से शुद्ध इकाई बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की है। इसमें संयुक्त सहकारी खेती और अन्य कृषि और सहवर्ती व्यवसायों को सामूहिक रूप से उत्पादन वृद्धि, उनका मूल्य संवर्धन कराते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की गई है। अनुदान को लेकर अनुरोध किया गया है, जिससे कि राज्य के सहकारी संस्थाएं ऋण धनराशि वहन करने के समर्थ में हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र कार्य शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रदान करने का अनुरोध किया है। साथ ही मेगावाट की बावला नंदप्रयाग जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना के एमओयू के कुछ प्रस्तावों को शामिल करने का आग्रह किया। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज पहुंचे, जहां उन्होंने मयूर विहार फेज 1 इलाके के दिल्ली पुलिस सोसाइटी के अंदर में बाउंड्री वॉल और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही स्थानीय लोगों से चर्चा की। मनीष सिसोदिया ने लोगों से बाउंड्री वॉल का ख्याल रखने और अपने घर की दीवार की तरह रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि 7 साल से दिल्ली सरकार विकास के काम कर रही है। तो आज मनीष सिसोदिया अपने इलाके में दौरा करने के लिए पहुंचे, पटपड़गंज पहुंचे। यहां पर बाउंड्री वॉल का निरीक्षण उन्होंने किया और लोगों से कहा कि आप अपने घर की दीवार की तरह इस दीवार की सुरक्षा करिए, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके ही काम में आने वाली चीज है। इलाके में निर्माण कार्यों का जायजा लें, जिस तरीके से वहां पर काम चल रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है, उस गति को और ज़्यादा तीव्र किया जाए, ये दिशा निर्देश भी वहां पर दिए गए। हालांकि जो स्थानीय लोग, उन्होंने मनीष सिसोदिया का स्वागत भी किया। आपने पूरे सोसाइटी ने हमेशा प्यार दिया है, हमेशा बहुत सम्मान दिया है, और मुझे भी कभी लगता नहीं कि मैं जब मैत्री अपार्टमेंट आता हूँ तो कोई नेता के रूप में आता हूँ। मैंने पटपड़गंज में पिछले 5-7 साल में जिस तरह से काम कराने शुरू किए, खाली सोसाइटी की बात नहीं है, मार्केट भी है। एल्कॉन स्कूल के सामने से निकलते थे, सड़क कितनी टूटी पड़ी रहती थी, आपने भी देखी थी, सारा बर्बाद था। बाजू में ड्रेन, बहुत बुरी हालत, मतलब इतने सारे काम थे। बाहर सीसीटीवी, थोड़ा पार्कों में काम, फिर इधर। अब धीरे धीरे सोसाइटी तक लाया हूं मैं चीजों को, बिल्कुल सही। और अब सोसाइटी में पहली बार सड़क बनी है। पूरी दिल्ली में तो जितनी है सो है, पटपड़गंज में भी 52 सोसाइटीज हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ बाउंड्री वॉल बनानी शुरू की, मेरे पास में कम से कम 30-35 जगह से रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी बाउंड्री वॉल भी ऊंची होगी। ये अपनापन हमेशा बना के रखना, ये तो सब चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं इसीलिए आता हूँ जी, बहुत बढ़िया लगता है हमेशा। कांग्रेस मुख्यालय में आज पूर्व सांसद और सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष मनविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता करके अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। और आपको बता दें कि मनविंदर सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर रह चुके हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि इससे सेना में 2 तरह के सैनिक शामिल हो जाएंगे, एक वो जो बेहतर स्किल्ड हैं, दूसरे जो उनके मुकाबले कम हैं। आपने अपना थ्रेट परसेप्शन का कैलकुलेशन नहीं किया है। थ्रेट परसेप्शन का मतलब वर्तमान में क्या खतरा है देश को, आने वाले 15-20 वर्ष में, 25 वर्ष में, 50 वर्ष में क्या क्या खतरे होने वाले हैं या नहीं होने वाले, उसके आधार पर आप सेना का ढांचा बनाते हैं। या परिवर्तन तो होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, ना कि ऐसे धोखे से।
रायसीना की रेस के लिए अब एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। उनका राजनीतिक सफर भी काफी कठिन रहा। इसी पर ये रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने आज नामांकन दाखिल किया। पीएम नरेंद्र मोदी उनके नाम के प्रस्तावक बने। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी संसदीय दल के सदस्यों ने उनके नाम पर अनुमोदन किया। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन दाखिल करते समय बीजेडी और जेडीयू के नेता भी वहां मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल करने से पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही बी.आर. अम्बेडकर और बिरसा मुंडा की प्रतिमा के आगे फूल चढ़ाए। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, टीएमसी नेता ममता बनर्जी और शरद पवार से भी उन्हें समर्थन देने की अपील की। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें समर्थन देने के मामले में अपनी बैठक बुलाई। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के पास पूरे अंक हैं। बीजेडी और जेडीयू के पक्ष में आने से अब स्पष्ट कहा जा सकता है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो बनने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू ने बहुत कठिन जिंदगी जी है। राजनीति में ये तो देखा जाता है कि बहुत छोटे पद के साथ शुरुआत करके व्यक्ति कोई शीर्ष पदों पर पहुंचे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की पूरी जिंदगी का संघर्ष बहुत अलग तरह का है। आदिवासी क्षेत्र में उन्होंने जिस तरह न केवल अध्ययन किया बल्कि वो दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा बनी। कदम कदम पर उनके लिए कष्ट थे। कम उम्र में ही उन्होंने अपने पति को खोया। 2 बच्चों की मौत से भी वो टूटी नहीं। अपनी तीसरी बेटी की परवरिश, परिवार के कष्टों के सामने उन्होंने सामाजिक जीवन से अपना नाता नहीं तोड़ा। ओडिशा के मयूरभंज के उस सुदूर इलाके में वो लोगों की हर तरह से मदद के लिए आगे रहती थी। यही वजह है कि अब उनकी बड़ी हो चुकी बेटी इतिश्री कह रही हैं कि मेरी माँ ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। वो खुली किताब की तरह हैं। वो सबसे घुल मिल जाती हैं। उनका 15 साल पुराना ड्राइवर कहता है कि मैडम के प्रति लोगों का स्नेह है, वैसा मैंने कहीं नहीं देखा। खुशी है कि मैडम देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। अपने कष्टों की परवाह ना करके द्रौपदी मुर्मू समाज के लिए संघर्ष करती रही। देश तब चौंका था जब झारखंड राजभवन के बिरसा मुंडा में देश की पहली आदिवासी महिला अंग्रेजी में राज्यपाल पद की शपथ ले रही थी। तब शायद पहली बार उनकी आंख नम हुई थी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के संताल आदिवासी समुदाय से आती हैं। भुवनेश्वर के रमा देवी कॉलेज से कला स्नातक मुर्मू 2 दशक से राजनीति और समाज सेवा से जुड़ी रही हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जो अंकों का समीकरण नजर आ रहा है, उसमें अब द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति भवन जाने में कोई अड़चन नजर नहीं आ रही है। बीजेपी ने महिला आदिवासी नेता पर सोच समझकर दांव लगाया है। बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी प्रभावी रणनीति से कई हित साध लिए हैं। एक तरफ महिला आदिवासी नेता को राष्ट्रपति बनाने की मुहिम, पूर्व भारत के राज्यों को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश के साथ साथ उन्होंने विपक्ष को भी इस मामले में सोचने में विवश किया है। बीजेडी ने समर्थन देने में देर नहीं लगाई। आदिवासियों को साथ कर राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी मंथन चल रहा है। बीजेपी में लंबा मंथन राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए चला। खासकर ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी दक्षिण राज्यों में अपनी पैठ बनाने के लिए वहां के किसी व्यक्ति को इस पद के लिए आगे कर सकती है। लेकिन जिन नामों को लेकर चर्चा थी उनमें द्रौपदी मुर्मू का नाम भी लिया जा रहा था। आखिर बीजेपी ने ओडिशा की मयूरभंज जिले में रायगंजपुर में ऐसी आदिवासी महिला को इसके योग्य पाया जो पिछले कई दशक से अपनी उपलब्धियों के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। गौर करने लायक बात यह है कि सियासत में अपने ही बलबूते आगे बढ़ती रही। उन्हें आदिवासियों के बीच अपने कामकाज के तौर पर जाना जाता है।
1997 से एक पार्षद के रूप में शुरू हुआ उनका सफर निरंतर आगे बढ़ता रहा। सन 2000 में वो पहली बार विधायक चुनी गई। मुर्मू मयूरभंज जिला बीजेपी अध्यक्ष रही। वो ओडिशा में बीजेपी बीजेडी सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य, पशुपालन मंत्री भी रही। यहीं से भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और सुंदरता भी नजर आती है कि पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाली द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति भवन में जाना सपना नहीं बल्कि हकीकत होता दिख रहा है। एक ब्रेक ले, यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद दिल्ली लाइव में एक बार फिर स्वागत है आपका। पूर्व महापौर जयप्रकाश ने नागरिकों की सुविधा के लिए सदर बाजार क्षेत्र की रविदास गली में श्रीराम प्याऊ का उद्घाटन किया। जयप्रकाश ने बताया कि गर्मी को देखते हुए नागरिकों को ठंडा पानी उपलब्ध करवाने की दिशा में इस प्याऊ का शुभारंभ किया गया है। जयप्रकाश ने बताया कि लोगों के घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाना दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय विधायक भी क्षेत्र से गायब हैं। लगातार जनता उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की CII मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस समिट 2022 को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिल्डिंग इंडिया बेस्ट क्लास मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब विनिर्माण उच्च विकास वाले क्षेत्रों में एक रूप में उभर कर आ रहा है। भारत का लक्ष्य वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र बनना है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के नेतृत्व में और मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जैसे पहलों के माध्यम से भारत का लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को सकल घरेलू उत्पाद में 25% तक बढ़ाना है। CII वन ऑफ द लार्जेस्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स है हिंदुस्तान का, और कोविड के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम पॉलिसी सजेशंस जो हैं वो सब CII से आए थे। इसके अलावा हमारे और समिट्स हो रहे थे और बीच में हम लोग थोड़ा टाइम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ काफ़ी होने लग गई थी, बट CII कभी गायब नहीं और एक्टिव हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। और आज का जो हमारा समिट है बिजनेस एक्सीलेंस समिट है, जहाँ पे फोकस जो था हमारा रोबस्ट सप्लाई चेन पे था, एनर्जी एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग था, और फैक्ट्री के ऑटोमेशन के ऊपर में ये सारा समिट था, जो हम बेसिकली अवेयरनेस दे रहे थे अपने मेंबर्स को कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब बात करेंगे साउथ दिल्ली की, जहां पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने क्षेत्र में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने स्नैचिंग के 6 मामलों का खुलासा किया है। आरोपियों के पास से चोरी के मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी दिल्ली के मदनगिरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। 23 जून को एक अज्ञात महिला बताई जा रही है, जो कि शब मोहन गार्डन इलाके में उसका मिला। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो एक के बाद एक परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त M हर्षवर्धन ने बताया है कि मृतक महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। मृतक महिला के अजय के नाम के व्यक्ति से संबंध थे और झूठे केस में फंसाने की बात सामने आ रही है। इन्हीं बातों से परेशान होकर अजय ने महिला की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस द्वारका जिला स्पेशल स्टाफ टीम इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने इस मामले को सुलझाते हुए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 7 बजे हमें एक PCR कॉल मोहन गार्डन थाने के इलाके में आया, जिसमें एक पब्लिक के व्यक्ति ने सूचित किया कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है एक खाली प्लॉट में। वहाँ पर पहुँचने पे पाया गया कि एक फीमेल डेड बॉडी है, जो कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था किसी ने मर्डर करके उसको रेत से ढकने का भी कोशिश किया है इस प्लॉट में।
सब्सिक्वेंटली इस बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया और ये एक 35 ईयर ओल्ड लेडी के रूप में इनका पहचान हुआ, जो मूलतः यूपी के रहने वाली थी और अभी करीब हफ्ता 10 दिन पहले ही दिल्ली आई थी। दिल्ली में उसकी सिस्टर इन लॉ रहती थी, उसके पास ही आकर रुकी थी और यहाँ पे एक फैक्ट्री में नौकरी भी ज्वाइन किया था। फर्दर टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम करते हुए एक सस्पेक्ट आइडेंटिफाई किया गया और कल दिल्ली और यूपी के कई जगहों पर रेड करने के बाद उसको पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा किया है। लोनी गाजियाबाद के रहने वाले फिरोज और रिजवान क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 पिस्टल और 13 कारतूस बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच डीसीपी विचित्र वीरा के मुताबिक गुप्त सूचना के मामले में भलसवा झील के पास में जाल बिछाकर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि बदमाश दिल्ली एनसीआर में अवैध हथियार सप्लाई किया करते थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दिल्ली एनसीआर के अंदर अवैध हथियार सप्लाई करने के रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो कि गाजियाबाद लोनी इलाके के अंदर रहने वाले हैं। रिजवान और फिरोज नाम के दोनों बदमाशों के पास से 6 पिस्टल और 13 कारतूस बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी विचित्रा वीर के मुताबिक ये दोनों की गुप्त सूचना मिली कि भलसवा झील के पास ये दोनों आने वाले हैं। पुलिस टीम ने जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। काफी समय से दिल्ली एनसीआर के अंदर ये अवैध हथियार सप्लाई करने का काम करते थे। कैमरामैन लक्ष्य के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10।